एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 3 एपिसोड 5 की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी मिस्ट्री के साथ में। अब फाइनल गेम स्टार्ट हो चुका है और आरिसू और उनकी पूरी टीम पहुंच जाती है एक बहुत ही अलग और अजीब जगह पर। जैसे ही उस एरिना में कदम रखते हैं सभी को उनके डोपलगैंगर्स दिखने लगते हैं, यानी हूबहू उनकी पर्सनैलिटी। अब ये देख के प्लेयर्स और इवन ऑडियंस भी पूरी तरीके से कंफ्यूज थी कि आखिर ये जगह भी कौन सी है। तभी आरिसू धीरे धीरे उन लोगों के पास जाते हैं तो उनको एक्चुअली पता लगता है ये लोग नहीं जबकि कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं। हर प्लेयर को उनका एक डोपलगैंगर दिखने लगता है और इवन वहां पर एक डोर भी दिखता है जिसमें तेत्सु घुस जाते हैं। उन्हीं के पीछे सभी प्लेयर्स भी चले जाते हैं तो सबको पता लगता है ये सब टोटली एक कंप्यूटर जनरेटेड इमेज है। वहीं आरिसू को उनका डोपलगैंगर भी दिखता है जिसका वो पीछा करने लगते हैं। वो कंप्यूटर स्क्रीन वाला आरिसू एक घर में घुस जाता है तो रियल आरिसू के लिए भी वहाँ एक डोर खुल जाता है। वो उस डोर में घुसते हैं तो वहाँ टोटल सिनेरियो था आरिसू का उनके बेबी के साथ में। वहीं उनको उसागी भी दिखती हैं। एक पॉइंट पे तो ऐसा लगता है कि आरिसू, बेबी और उसागी ये तीनों ही कंप्यूटर जनरेटेड इमेज हैं, लेकिन जिस तरीके से उसागी रिएक्ट कर रही थी आरिसू को मालूम पड़ता है कि वेट अ मिनट, ये कंप्यूटर जनरेटेड नहीं है, ये रियल उसागी है। और तभी उसागी भी उनको देख लेती हैं और वो दोनों फाइनली आपस में मिल जाते हैं, जिसको देखकर बचे हुए सभी प्लेयर्स खुश थे लेकिन अभी भी बहुत बड़ी कंफ्यूजन में है। तभी एक डोर वहां से खुलता है और उसागी की टीम के बचे हुए 3 मेंबर्स भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही आरिसू रियूजी को देखते हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और सीधा गाली देते उनके मुंह पे मारने लगते हैं। इतनी जोर से मुंह पे पंच की रियूजी अपनी व्हीलचेयर से सीधा नीचे गिर जाते हैं। लेकिन तभी उसागी भागी जाती है उनको उठाने के लिए, उनको उठाकर व्हीलचेयर पे बैठने में मदद करती हैं और आरिसू को रोक लेती हैं। लेकिन आरिसू में बहुत गुस्सा भरा है कि तेरे कारण मेरी वाइफ यहाँ फंस गई, रियल जिंदगी में वो मौत के बीच में जूझ रही है। लेकिन तभी उसागी आरिसू पर ही चिल्लाने लगती है कि आरिस रुक जाओ, यही वो शख्सियत है जिसके कारण मैं अभी तक यहाँ पे जिंदा हूँ, इसने मेरी इन गेम्स को सरवाइव करने में मदद करी है। लेकिन आरिसू को एक ही बात समझ में आ रही है कि अगर ये होता ही नहीं तो हम सब यहाँ पर कभी फंसे ही नहीं होते। लेकिन इस वक्त उसागी आरिसू का साथ देने की बजाय खुद रियूजी का साथ दे रही हैं। तभी पूरा सिनेरियो चेंज हो जाता है और अनाउंसमेंट होने लगती है कि अगले गेम के लिए सभी तैयार हैं, जो कि 10 टोटल प्लेयर्स हैं। लेकिन ये सुन के प्लेयर्स कंफ्यूज थे क्योंकि वो टोटल 10 है ही नहीं जबकि 9 है। लेकिन तभी आरिसू बताते हैं कि एक सेकंड, यहाँ बेबी की बात हो रही है। और तभी वो उसागी को भी बताते हैं कि वो प्रेग्नेंट हैं, क्योंकि ये बात अभी तक उसागी को मालूम ही नहीं थी। इवन तेत्सु ये जानकर बहुत खुश होते हैं और कांग्रेट्स भी करने लगते हैं कि ये आरिसू कांग्रेट्स। लेकिन और कोई कांग्रेट्स के मूड में नहीं था। वहीं अनाउंसमेंट हो जाती है कि गेम अब शुरू होता है, प्लीज इस टेबल पे रखे रिस्ट बैंड और कॉलर बैंड्स को पहन लीजिए। और गेम का नाम है पॉसिबल फ्यूचर। लेकिन वहीं अब बेबी तो रिस्ट बैंड को कैसे पहनते, तो उसागी जस्ट उस रिस्ट बैंड को पकड़कर खड़ी हो जाती हैं। तभी गेम्स के रूल इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं। गेम कुछ ऐसे है कि इस जगह पर एक्चुअली 25 कमरे हैं। इस वक्त सभी प्लेयर्स बिल्कुल सेंटर वाले रूम में हैं और उन सभी को पासे फेंकने होंगे। उन डाइसेस पर जो भी नंबर आएगा उन नंबर्स के हिसाब से सभी प्लेयर्स उन डोर्स के अंदर जा सकते हैं। और ऐसा तब तक करना होगा जब तक फाइनली एग्जिट डोर नहीं मिल जाता। लेकिन ऐसा करने के लिए सिर्फ पॉसिबल बारीज होंगी 15 और वो बारिश को पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा जो कि आपके रिस्ट बैंड में लिखे होंगे। लेकिन वहीं अगर सभी प्लेयर्स रूम में चले जाते हैं और एक प्लेयर के पास कोई रूम नहीं बचता तो उसको वहीं जबरन रुकना होगा। और अब वो प्लेयर तभी उस रूम से हिल पाएगा जब बचे हुए प्लेयर रिस्ट बैंड यूज कर उनके साइड वाले रूम्स में आकर एक सीधी लाइन वहां पर बना दें। वहीं एक बार आपने अगर डोर को क्रॉस किया तो वापस अपने पिछले रूम में जाने के लिए भी आपको अपनी बारी का इंतजार करना होगा और वहां रुकने के लिए आपके 1 पॉइंट को माइनस करना होगा। और हर रूम से दूसरे रूम में जाने के लिए भी आपको 1 पॉइंट की जरूरत होगी। और जब आपके 15 पॉइंट्स 0 हो जाएंगे तो आपका गेम वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अब यहीं पे आता है इस गेम का सबसे बड़ा पॉइंट। जिस दरवाजे को प्लेयर्स चुनेंगे वही दीवारें एक्चुअली उनका फ्यूचर दिखाएंगी और वही फ्यूचर इनकी रियल लाइफ में हमेशा के लिए आगे होने वाला है। तभी वहां पर डाइसेस आ जाते हैं और गेम की शुरुआत हो जाती है। तो तेत्सु कहने लगते हैं कि ठीक है, पासों में तो माहिर हूं मैं। लेकिन तभी वो लेडी कहती है माहिर भाई नहीं, जुआरी हो तुम। वही तेत्सु पूरे मंत्र मार के उन डाइसेस को नीचे गिरा देते हैं। जो भी नंबर आते हैं उसके हिसाब से सभी डोर्स के ऊपर वो नंबर लिखे आने लगते हैं और अब गेम का सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट स्टार्ट होता है। वहीं पे दीवारों के ऊपर सभी के फ्यूचर दिखाए जाने लगते हैं। अब ये चीज प्लेयर्स को परेशान करने वाली थी क्योंकि एक अच्छा फ्यूचर कौन नहीं चाहता। आरिसू और उसागी के बेबी को दिखाया जाने लगा। तेत्सु किस तरीके से गैम्बलिंग में लॉटरी जीत रहे हैं वो दिखाया जाने लगा। नोबू का अच्छा परिवार, वहीं भाई बहन का अच्छा रिश्ता। लेकिन वहीं हर एक दीवार के ऊपर भविष्य टोटली पहले वाले से अलग है, जहां एक तरफ सब बढ़िया है तो दूसरी तरफ सब बेकार है।
तेत्सु सारा गैम्बलिंग में पैसा हार गए, लेडी अपनी जिंदगी में अकेली रह गई, मात्सुयामा का जो प्रोजेक्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया, उसकी फंडिंग उनको नहीं मिली। तो तेत्सु कहने लगते हैं कि अगर हमारा फ्यूचर ऐसा ही होने वाला है तो मैं पक्का इस नीले दरवाजे से जाऊंगा, क्योंकि वो नीले दरवाजे पे सबका फ्यूचर बहुत बेहतरीन था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उस दरवाजे में से सिर्फ 7 लोग ही जा सकते हैं और यहाँ पर टोटली 10 हैं, लेकिन दरवाजे से सिर्फ एक जा सकता है। और दरवाजे में एक्चुअली योबू का फ्यूचर बहुत प्यारा और अच्छा लग रहा है, सो वो कहते हैं कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आरिसु कहने लगते हैं कि हमें ये ध्यान रखना होगा कि यहाँ से निकलने के चक्कर में हमारे सारे अंक खत्म ना हो जाए। तो रे आइडिया देती है कि हम सबको एक साथ रहना होगा। तो आरिसु प्लान बनाते हैं कि भाई बहन और रे वो D3 के कमरे में जाने वाले हैं और बचा हुआ पूरा ग्रुप C2 में जाने वाला है, जिससे सभी प्लेयर D2 में एक साथ मिल पाए। तो वो भाई बहन और रे D3 में जाने का फैसला करते हैं, क्योंकि इवन उनको दीवार के ऊपर उनका अच्छा फ्यूचर नजर आता है। लेकिन वहीं रियुजी कहने लगते हैं कि तुम सब इस पे बहुत विश्वास करते हो ना। तो रे कहने लगती है कि अगर तुम्हें दिक्कत है तो तुम अकेले दूसरे रास्ते जा सकते हो। लेकिन वो सभी आरिसु के प्लान से ही चलने का फैसला करते हैं। जैसे ही वो सभी दूसरे रूम में पहुंचते हैं तो एक अनाउंसमेंट होती है कि इस रूम के अंदर -1 पॉइंट होगा, तो प्लीज सिलेक्ट कीजिए कौन से प्लेयर का वो पॉइंट डिडक्ट होने वाला है। और तभी रियुजी को समझ में आता है कि एक्चुअल गेम तो यही है, हर रूम के अंदर डिडक्शन पॉइंट है, लेकिन वो बहुत ज्यादा वेरी करते हैं और वो डिडक्शन पॉइंट उस रूम में जाने के बाद ही पता लगेंगे और यही एक्चुअली रियल गेम रहने वाला है। उसागी अपना एक पॉइंट माइनस करवा लेती हैं, वहीं दोबारा से डोर्स आ जाते हैं, दोबारा से पासे फेंके जाते हैं और दोबारा से उन दरवाजों पर अंक आ जाते हैं। लेडी कहने लगती है कि अगर यही हमारा भविष्य है तो मैं नीले डोर को चूज करने वाली हूँ, क्योंकि उसके ऊपर उनका भविष्य सबसे अच्छा था। वहीं तेत्सु आर्किटेक्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं, नोबू उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा है, वो टीचिंग लाइन में जा रहे हैं और कामयाब होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब इसी पॉइंट पे उनके दिमाग में बहुत बड़े सवाल उठने लगते हैं कि जो ये दिखाया जा रहा है ये सच में होएगा ना। तभी तेत्सु कहते हैं कुछ भी हो जाए मैं लाल दरवाजा चूज नहीं करूंगा, क्योंकि उसके अंदर वो अपनी ड्रग की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, परेशान हैं और उनके साइड इफेक्ट्स को झेलने लग रहे हैं। वहीं नोबो भी उस दरवाजे में खुद को बहुत परेशान देखते हैं। आरिसु कहते हैं मैं और उसागी इस लाल दरवाजे में से जाकर आगे मिलेंगे, तो क्या तुम सभी लोग नीले दरवाजे में जाने के लिए तैयार हो। वहीं मात्सुयामा देखते हैं कि नीले दरवाजे में उनका भविष्य एक्चुअली अच्छा है, उनको उनके प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग मिल जाती है। लेकिन तभी उसागी उनको कहने लगती है कि मैं तुम्हें आगे मिलूंगी, और इस पॉइंट पर आरिसु पर फोकस किया जाता है और वो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हैं, क्योंकि उनकी वाइफ क्यों इनका इतना ध्यान दे रही है जब खुद आरिसु उनके साइड में है। लेकिन वो यहाँ कुछ भी नहीं बोलते और आगे निकल जाते हैं। वहीं D3 के अंदर पासा फेंका जाता है और तीनों ही दरवाजों के ऊपर 2-2 अंक आ जाते हैं। तो रे कहती है कि मैं D2 के लिए जा रही हूँ, वैसे तो हमें साथ रहना होगा लेकिन इस वक्त इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वहीं ये तीनों प्लेयर्स देखते हैं कि जिस दरवाजों पे वो जा रहे हैं दोनों ही दरवाजों में उनका फ्यूचर बहुत अच्छा है, तो इस वक्त इनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन आगे आगे जैसे दरवाजे खुलते जाएंगे प्रॉब्लम, सपने, फ्यूचर सब डिगमिगाने लगेंगे। अब आरिसु, उसागी और रे मिल जाते हैं, दोबारा से पासे फेंके जाते हैं और नंबर आते हैं 1 और 2। लेकिन क्योंकि अब उसागी के साथ उनका बेबी है तो वो इकलौती किसी डोर से जा ही नहीं सकती, तो 2 वाले डोर में से वो अकेली ही जाएंगी बट बेबी को कैरी करके। तो उसके बाद बचता है एक डोर, यानी अब उसमें से या तो रे जाने वाली थी या आरिसु। इवन उनको दिखाया जाता है कि एक डोर के अंदर उनका भविष्य बहुत अच्छा है, मगर फिर भी वो रुकने का फैसला करती हैं। अब ये सुन के उसागी कंफ्यूज हो जाती हैं, तो वो कहती हैं कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को बचाना है, और आरिसु तुमने मेरे पे एहसान किया था तो मान लो मैं अपना एहसान उतार रही हूँ। सो वो यहीं पर रुकने का फैसला करती हैं, जिसके कारण से उनका एक पॉइंट डिडक्ट भी हो जाता है। वहीं आरिसु C1 की टीम से पूछते हैं कि कौन वहां से D1 में जा सकता है, तो वहां 4 का ऑप्शन था, यानी चारों ही प्लेयर इस वक्त D1 में एंटर कर सकते हैं। तो ये बढ़िया प्लान था क्योंकि उसागी उनको वहां कनेक्ट करने वाली थी। लेकिन उस वॉल पे वो देखते हैं कि अगर वो इस दरवाजे में घुसे तो उनका फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। उन लेडी की लड़ाई उनके हस्बैंड के साथ होती है और वो वही टॉर्चर झेल रही हैं जो वो रियल लाइफ में झेलती थी। आरिसु उन दोनों भाई बहन को उसी E3 कमरे में रुकने के लिए कहते हैं, क्योंकि इस वक्त आरिसु और उसागी दूसरे कमरों में मूव करने वाले थे, ताकि अगले मूव के अंदर वो दोनों भाई बहन मूव कर सकें D3 में, ताकि जो रे उस कमरे में रुकी हुई हैं उनको एक्सेस मिल जाए उस रूम से बाहर निकलने का। वहीं लेडी का ग्रुप D1 में जाने का फैसला करता है, लेकिन रियुजी ने रोक लेते हैं, कहते हैं ये बस इसलिए क्योंकि आरिसु ने कहा था, देखो हमारा मेन मकसद है यहाँ से दरवाजा ढूंढकर बाहर निकलना, तो अगर हम सब अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे तो वो आसानी से मिल जाएगा, और डेफिनेटली हमें फ्यूचर के बारे में थोड़ा ज्यादा सोचना चाहिए। वहीं रियुजी देखते हैं कि एक दरवाजे में तो उनका फ्यूचर काफी प्रॉब्लमेटिक है और वहीं दूसरे दरवाजे में उनको एक्चुअली फंडिंग मिल जाती है, सभी लोग बहुत खुश हैं।
नोबू देखते हैं कि उन्होंने कोई तो कंपनी ज्वाइन करी है जहाँ पे उन्हें बोतल बेचने का काम दिया जा रहा है, लेकिन वही चीजें आगे प्रॉब्लमेटिक होने लगती हैं। जब वो उन बोतल्स को बेचने निकलते हैं तो वो बोतल नहीं बिकती, हर कोई मना कर देता है। तो वो उनको वापस करने जाते हैं तो उनके बॉस चिल्लाने लगते हैं, तुमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा क्या, तुम इसे वापस नहीं कर सकते। वहीं उन लेडी का भी बहुत बुरा फ्यूचर है, उनकी हस्बैंड उनकी बार बार पिटाई कर रहे हैं। वहीं तेत्सु जो कोशिश कर रहे थे उनको भी एक रिजेक्शन लेटर मिलता है और उनकी ड्रग्स के कारण बुरी हालत होती जा रही है। लेकिन वहीं दूसरे दरवाजे में उनका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाती है। तो ryuji कहते हैं कि यहाँ से जो सबसे दूर कमरा कोने में है वही यहाँ से निकलने का रास्ता है। अब क्योंकि ये सब फ्यूचर से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है तो वो लेडी भी कहने लगती है कि हम एक बार एटलीस्ट ट्राई तो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आरिसु की बात को मैं नहीं टालने वाली, तो इस पॉइंट पे हम दोनों दो ग्रुप में बट जाते हैं। आरिसु का प्लान था कि ये चारों ही एक रूम में जाएंगे, लेकिन अब ryuji के कारण यहाँ ग्रुप बांटे जा रहे हैं। तो ryuji और लेडी एक्चुअली उस रूम में ही जाते हैं जहाँ उन चारों को जाना था। तो वो कहती हैं कि मैं उस आगे से मिल जाऊंगी और तुम आगे एग्जिट डोर ढूंढने के लिए निकल जाना। वहीं E3 के अंदर जो दोनों भाई बहनें हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि वो अपनी बहन से बिछड़ गए हैं और गुस्से में होकर उनको छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन वहीं उनकी सिस्टर का दूसरी दीवार पर फ्यूचर बहुत अच्छा है, उनकी शादी हो रही है और वो उनसे आशीर्वाद लेना चाहती हैं। तभी हमें उन दोनों का फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो पूरा परिवार एक ट्रिप पे जा रहा था, सभी लोग खुश थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। लेकिन तभी रोड पे ध्यान ना होने के कारण उनकी गाड़ी एक ट्रक से टकरा जाती है। वो पूरा परिवार हॉस्पिटल में एडमिट था, लेकिन जैसे ही इनकी आंख खुलती है इन्हें न्यूज सुनाई जाती है कि माफ कीजिए हम आपके पेरेंट्स को नहीं बचा पाए, जिसके कारण से दोनों भाई बहन बॉर्डरलैंड पहुंच जाते हैं। और यही बातें अब इनके दिमाग में बुरी तरीके से हिट कर रही थी। वहीं वो E4 की वॉल पे देखते हैं कि उनकी सिस्टर की मैरिज हो गई है और वो काफी ज्यादा खुश हैं अपने हस्बैंड के साथ में। तो अपनी छोटी बहन की खुशी के लिए कुछ भी करेंगे, डेट्स वाई वो अब उस रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। उनकी बहन थोड़ी सी चिंतित है कि क्या हमें एक्चुअली ऐसा करना है, क्योंकि आरिसु ने उन दोनों को वहीं रुकने के लिए कहा था। वहीं रे जो अब उस रूम में रुकी हुई हैं, उनके चारों तरफ वॉल के ऊपर बहुत अजीब सी पिक्चर आने लगती हैं। वो काफी ज्यादा नॉइजी थी, परेशान करने वाली थी, जिसके कारण से रे के सर में दर्द होने लगता है और चारों तरफ बहुत केओटिक माहौल हो गया था। अब नोबू और तेत्सु डाइस फेंकते हैं। एक दरवाजे पे आता है 7 और एक दरवाजे पे आता है 1। अब आरिसु के प्लान के अकॉर्डिंग उन दोनों को उस 1 वाले दरवाजे में जाना था, लेकिन उसमें एक ही शख्सियत जा सकती है। लेकिन तेत्सु कहते हैं कि बेहतर होगा कि हम इस वक्त अलग ना हो तो 7 वाले दरवाजे में चलते हैं। लेकिन एक्चुअली 1 वाले दरवाजे के ऊपर नोबू का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट था, उनको जॉब मिल जाती है और वो बहुत खुश थे। वहीं आरिसु उन भाई बहन से पूछते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, क्या तुम प्लीज D3 में जा सकते हो, हमें रे को वहां से बाहर निकालना है। लेकिन वहीं वो दूसरे दरवाजे पर देखते हैं कि उनकी सिस्टर का भविष्य एक्चुअली बहुत अच्छा है, उनको एक बेबी भी होने वाला है। तो वो अपनी बहन को समझाने लगते हैं कि देखो आरिसु इतना भला नहीं है जो हमारी जान बचाएगा, वो अपने और बेबी को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, तो मैं उसका प्लान नहीं मानने वाला। तो हमें अपनी जिंदगी जीनी होगी हमारे मम्मी पापा के लिए। तो वो दोनों E5 में घुस जाते हैं। वहीं आरिसु रे से पूछते हैं तो रे की बहुत बुरी हालत है, वो कह रही है कि जल्दी करो, मेरे को यहाँ से बाहर निकालो, मैं पागल हो रही हूँ। वहीं तेत्सु और नोबू B2 में जाने का फैसला करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि दूसरे दरवाजे पर नोबू का फ्यूचर अच्छा है और तेत्सु का बहुत बेकार। और जिस दरवाजे में अब जाने का फैसला किया है उस दरवाजे के अंदर तेत्सु ने अपनी ड्रग्स को फेंक दिया और अपनी जिंदगी में एक अच्छे फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं। वो उस दरवाजे को खोलते हैं, अंदर जाते हैं, लेकिन जैसे ही नोबू उस दरवाजे में घुसने वाले होते हैं वो दीवार पे वो फ्यूचर देखते हैं और वो कोई फ्यूचर नहीं एक पास्ट था। वो देखते हैं कि कैसे उनको जबरदस्ती ड्रिंक पिलाई जा रही है। वो कहते हैं कि अगर ये तू ड्रिंक पिएगा तो हम तेरी बोतल खरीद लेंगे। उनका मजाक बना रहे हैं। जब वो और नहीं पी पाते तो उनके ऊपर बहुत सारा पानी गिरा दिया जाता है। वो बहुत परेशान है और इसी कारण से अपने हाथ की नसों को भी काट लेते हैं। वो जिंदगी नहीं जीना चाहते, अपनी मॉम से भी दूर है, परेशान है। इसी कारण से वो कहते हैं तेत्सु मुझे माफ करना, और वो भागकर उस 1 वाले दरवाजे में घुस जाते हैं। और इस वक्त तेत्सु और नोबू दोनों अलग हो जाते हैं। नोबू जाते हैं A1 वाले रूम में और वो एक्चुअली -6 वाला रूम था और उनके 6 पॉइंट डिडक्ट होकर सिर्फ 7 पॉइंट बचते हैं। वहीं E1 में दोनों भाई बहन का रूम -4 वाला था, तो वो भाई अपने पॉइंट वहां पर डिडक्ट करवा देते हैं। वहीं आरिसु रे से पूछने लगते हैं कि तुम्हारा दरवाजा खुला या नहीं, लेकिन रे का दरवाजा अभी तक नहीं खुला था क्योंकि वो दोनों भाई बहन बार बार दूसरे रूम में जाने लग रहे थे। इवन आरिसु उनसे कनेक्ट भी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब वो उनका जवाब देना भी छोड़ चुके थे। रे उस रूम में बैठी बैठी पागल हो रही थी और उनको ये बात तो समझ में आ गई थी कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है जब आपका फ्यूचर दिखाया जा रहा हो तो इंसान की मदद करने की बजाय अपना फ्यूचर चुनता है। वहीं तेत्सु जिस रूम में घुसते उनको ड्रग्स की तलब होने लगती है, मगर फिर भी वो अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनके सामने 3 दीवारें हैं और तीनों ही दीवारों पे वो फ्यूचर है जो उनको ड्रग्स की तरफ लीड करता है। अब ये देखकर तेत्सु पागल होने लगे हैं क्योंकि जिस फ्यूचर में वो घुसे थे उस फ्यूचर में तो उन्होंने ड्रग्स को फेंक दिया था, तो यहाँ तीनों ही वॉल के ऊपर ड्रग वाला फ्यूचर कैसे हो सकता था।
वहीं नोबू जिस रूम में घुसे थे वहां उनको -6 पॉइंट तो लगते ही हैं, लेकिन साथ में वो वॉल के ऊपर ऐसा फ्यूचर देखते हैं जहां उनको जॉब तो मिल गई मगर वो अपनी माँ को खोने की कगार पे हैं। वो भागे भागे हॉस्पिटल में जाते हैं और उनकी माँ एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम से जूझ रही है जहां उनका बचना बहुत मुश्किल है। वहीं रियूजी E1 में पहुंच जाते हैं और वो एक कॉर्नर रूम था जहां एग्जिट हो सकता था मगर वहां सिर्फ मिलता है तो -1 लेकिन कोई एग्जिट नहीं। वहीं नोबू परेशान है और रोने लगते हैं कि मॉम मुझे माफ कर देना है, सारी मेरी गलती है, सब मेरे कारण हुआ। उनको वो ग्लिम्स दिखने लगते हैं कि इवन उनकी मॉम पूछने भी आई थी बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। इवन उन्होंने अपना हाथ काट लिया था और ये बात मॉम को नहीं बताई और वो सिर्फ अपनी मॉम को इग्नोर करने लगते हैं। इस पॉइंट पे सब उनको बहुत चुभता है कि अब उनकी मॉम की जिंदगी रिस्क में है और जब उनके वो पास थी तब उन्होंने उनसे बात तक नहीं करी। वहीं तेत्सु ना चाहते हुए भी उस ड्रग फ्यूचर वाले रूम में घुस जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, वहां तीनों दीवार पर ड्रग्स ही थे। वहीं रे जो पागल होने लग रही थी एकदम से उनका रूम वाइट हो जाता है क्योंकि आरिसु ने उनकी जान बचा ली थी और अब वो वहां से निकल सकती थी। वहीं तेत्सु जिस रूम में घुसे थे वो एक्चुअली -4 वाला रूम था और अब सिर्फ उनके पास 8 पॉइंट ही बचे थे। वहीं तेत्सु एक वॉल के ऊपर देखते हैं अपनी वाइफ को और उनको उनकी रियल लाइफ के ग्लिम्स दिखने लगते हैं जब वो बीच के किनारे अपनी वाइफ के साथ बैठे थे और कहते हैं कि इस बार छुट्टियों में एक्वेरियम चलते हैं क्योंकि मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। वो एक अच्छा रिलैक्सिंग फ्यूचर था, लेकिन तभी उनको ड्रग्स की तलब होने लगती है। वो जेब में से ड्रग्स निकालते भी हैं मगर बहुत गुस्से के साथ खुद को कंट्रोल कर उन ड्रग्स को फेंक देते हैं क्योंकि उन ड्रग्स ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। तभी दूसरी वॉल के ऊपर उनको फ्यूचर दिखता है जो कि काफी ज्यादा लस्ट, पैसा, रिचनेस से भरा हुआ था। वो किसी क्लब में जाते हैं, उनकी वाइफ बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं और अमीर हैं, लेकिन साथ में ही वो उस फ्यूचर के अंदर ड्रग्स ले रहे हैं और टोटली ड्रग्स और लस्ट के नशे में खुद को चूर पाते हैं। और यही लस्ट अब उनसे जिंदगी की बहुत बड़ी भूल करवाने वाली थी। उनको कुछ समझ नहीं आया और एक लेडी वहां से आती हैं और सीधा उनको A3 रूम में ले जाती हैं। और A3 रूम में जाते ही अनाउंसमेंट होती है इस रूम के पॉइंट्स हैं -8 और इस वक्त तेत्सु के पास भी बचे थे सिर्फ 8 पॉइंट्स, जिस कारण से उनके पॉइंट्स 0 हो जाते हैं। इस वक्त उनके दिमाग को टोटल पागल बना दिया गया। उनके अपनी जिंदगी तो अब जाने ही वाली थी, साथ में दिमागी तौर पर और टॉर्चर करने के लिए चारों दीवार पर वो रिग्रेट वाले, पछतावे वाले फ्यूचर दिखाए जाने लगे जहां उनकी वाइफ उनको छोड़ के जा रही है, वो नशे में चूर हैं, खुद को जेल में पाते हैं, कहीं उनकी ड्रग्स को ढूंढ लिया गया है और आखिरी शब्द अपने सिर्फ इतने कहते हैं कि लगता है यही फ्यूचर अच्छा है और उनका नेक कॉलर ब्लास्ट हो जाता है। और इस वक्त हमने तेत्सु को खो दिया। वेल पर्सनली तेत्सु की डेथ एक्चुअली काफी ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी क्योंकि ये शख्सियत बेशक अपनी लाइफ में ड्रग्स में मशगूल थी मगर इस पॉइंट पर इतनी कोशिश करी इन्होंने उसको छोड़ने की। ड्रग्स जैसी चीज छोड़ना बहुत मुश्किल है बट इस इंसान के पास में होते हुए भी इन्होंने टच नहीं किया। कहते हैं कि अगर दिन का भूला शाम को लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते और वही चीज अब तेत्सु कर रहे थे। बेशक वो अपनी जिंदगी की गलत आदतों में थे मगर इस वक्त टोटली कट ऑफ करना चाहते थे और डेट्स व्हाई इनकी डेथ बहुत ज्यादा हार्ट ब्रोकन थी। वह इतनी पुरानी यादों में परेशान है और कहते हैं कि ठीक है मॉम, मैं आपके लिए जीऊंगा। वो पासों को फेंकते हैं और उनके पास 2 ऑप्शन आते हैं। एक में फ्यूचर है जहां उनकी मॉम बुरी तरीके से बीमार हैं और दूसरे फ्यूचर में वो एक अच्छे टीचर बन जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरे को तेत्सु के पास जाना ही होगा और वो टीचर वाले फ्यूचर के डोर में घुस जाते हैं। वहीं दोनों भाई बहन पासा फेंकते हैं और उन दोनों दरवाजों पर 1-1 अंक आ जाता है, यानी इस पॉइंट पर उन दोनों को अलग होना होगा। वहीं आरिसु उसागी से कहते हैं कि अगर A1 वो रूम है ही नहीं एग्जिट का तो या तो वो E5 होगा या A5 होगा। वहीं ryuji मात्सुयामा एक वॉल के ऊपर अपना फ्यूचर देखते हैं जहां उसागी उनकी मदद कर रही हैं, उनके साथ में हैं। वो दोनों काफी खुश हैं और ryuji कहते हैं मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, तो बताओ क्या खाओगी। और अब ये वही बातें होने लगी थी जो बांदा ने कही थी कि मेरे को पता है कि मात्सुयामा के दिल में भी उसागी के लिए फीलिंग्स हैं और इन्हीं फीलिंग्स का मैं फायदा उठाने वाला हूँ। लेकिन वहीं दूसरे वॉल के ऊपर वो देखते हैं कि उन्होंने उसागी के पीछे गन रख दी है और कहते हैं कि हम दोनों ही एक साथ मौत की दुनिया में प्रवेश करते हैं और वो सीधा उनको गोली मार देते हैं और उसके बाद खुद को भी गोली मारकर मर जाते हैं। तभी वो अपनी जेब में से गन निकालते हैं और उस गन को ओपन करते हैं और पता लगता है उसमें 2 ही बुलेट हैं और उनको बांदा की बातें याद आने लगती हैं कि यही इकलौता तरीका है जिससे तुम मौत की दुनिया के बारे में सब कुछ जान सकते हो। तभी ryuji उसागी को कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ और कुछ भी करके B4 में जरूर आना। और B4 एक्चुअली वही रूम है जहाँ वो उनको गोली मारने वाले हैं। वहीं दोनों भाई बहन के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था तो वो दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। वही यूना अपना पासा फेंकती हैं तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जिस रूम में वो अपने भाई से मिलने का वादा किया था एक्चुअली उस रूम का कोई एक्सेस ही नहीं है।
पासे पर 0 अंक आता है, यानी वो उसमें जा ही नहीं सकती। लेकिन अब उनके भाई उसके साइड वाले रूम में पहुंच जाते हैं और तभी उस रूम में अनाउंसमेंट होती है कि ये वाला रूम -2 वाला पॉइंट है और इस वक्त उनके पास में 2 ही पॉइंट बचे थे और उनके पॉइंट भी 0 हो जाते हैं। और तभी उनकी चारों दीवार के ऊपर एक पूरा सिनेरियो बन जाता है जहां उनकी बहन की शादी हो रही है। ये देख के वो बहुत खुश थे, तो अपनी बहन को रिस्ट बैंड पे कहते हैं कि मुझे माफ कर देना। उनकी बहन चिल्लाने लगती है, रोने लगती है कि नहीं 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 प्लीज प्लीज, लेकिन इस पॉइंट पर कुछ नहीं किया जा सकता था और उनका नेक बैंड वहीं ब्लास्ट हो जाता है और वो भी जान से मारे जाते हैं। वहीं लेडी, नोबू और उसागी पूरी कोशिश कर रहे हैं तेत्सु के साथ कनेक्ट करने की, मगर सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। तो नोबू परेशान होने लगते हैं कि ये सभी मेरी गलती है, लेकिन वो लेडी कहती है चुप हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मर गए होंगे। तो आरिसु रे को एक आइडिया देते हैं कि तुम यूना के साथ में A5 में जाना, क्योंकि एक्चुअली E5 में तो उनके भाई जा चुके हैं और वहां कोई एग्जिट डोर नहीं था। तो अब एक ही ऐसा रूम बचता है जहां पर एक्चुअली एग्जिट डोर हो सकता है और वो है A5। तो तुम B5 में इकट्ठा होना और मैं और पूरी टीम B4 में इकट्ठा होंगी और वहां से हम जाएंगे A5 की तरफ। तो रे और यूना ग्रीन दरवाजे की तरफ जाने लगती हैं और आरिसु B4 की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खुलता है, उनकी बहन उनके डिसीज्ड ब्रदर को देखती है तो वो सीधा रे को धक्का देकर आरिसु के रूम में घुस जाती हैं। लेकिन रे पीछे चिल्लाते रहती हैं कि जल्दी आओ, लेकिन वो दरवाजे बंद हो जाते हैं और यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, जिस कारण से रे उस रूम में नहीं जा पाई। यूना गलत रूम में घुस गई और अब इस कारण से रे को इसी रूम में फंस कर दोबारा रहना होगा। आरिसु के रूम में -2 पॉइंट्स थे। वैसे तो आरिसु बहुत दिमाग वाले हैं और डेफिनेटली उन लड़की के ही पॉइंट उनको कटवाने चाहिए थे, क्योंकि आरिसु के पॉइंट्स बहुत कम बचे हैं। बट क्योंकि इस टाइम पे वो अपने ब्रदर को लेकर टोटली मेंटल ब्रेकडाउन पे है, तो वो कैसे ही उनको बोल दें कि 2 पॉइंट डिडक्ट करवा दो। तो आरिसु ना चाहते हुए भी खुद के रिस्ट बैंड में से पॉइंट्स को डिडक्ट करवा लेते हैं। वहीं B3 के अंदर उसागी, मात्सुयामा, लेडी और नोबू मिल जाते हैं। वहीं हम इन दोनों में से कोई तेत्सु से नहीं मिल पाया, तो इनको समझ में आता है इसका मतलब तेत्सु A3 में है और अगर A3 में उनमें से कोई भी जाता है तो बहुत सारे पॉइंट कट जाएंगे। ये बात उनको इसलिए समझ में आई क्योंकि अब वो मानने के लिए तैयार थे कि तेत्सु नहीं रहे और उनके ना रहने का कारण यही है कि उस रूम के अंदर पॉइंट डिडक्शन बहुत बड़ा है। तो आरिसु प्लान बनाते हैं कि सबसे ज्यादा अंक वाला एक रूम में जाए, देन 2 रूम वाले में एक कोई अकेला जाए और किसी एक को यहीं पर रुकना होगा। वहीं सभी वॉल के ऊपर देखते हैं कि उनका फ्यूचर बहुत बुरा है, वहां मार पड़ने लग रही है। वहीं ryuji अपनी गन को चेक करते हैं और वॉल के ऊपर देखते हैं कि उन्होंने उसागी के पीछे बंदूक तान रखी है। वहीं रे एक रूम के अंदर अलग फंसी हुई है और अब आरिसु का दिमाग खराब होने लगा था। वो कह रहे थे कि आरिसु सोच, कुछ तो सोच। वहीं आरिसु वॉल के ऊपर एक फ्यूचर देखते हैं कि अगर इस रूम में वो घुसे तो वहां वो उसागी को मरा हुआ पाएंगे। किसी ने तो उनको गोली मार दी, लेकिन किसने मारी उनकी झलक नहीं दिखाई गई। वो उनको संभालने की कोशिश कर रहे हैं और तभी उनके ऊपर लेजर गिरती है और वो मारे जाते हैं। और ये सब होने वाली जगह एक्चुअली एग्जिट गेट वाला रूम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो जाती है क्योंकि एक ही एग्जिट डोर है और अगर उसमें गए तो आरिसु और उसागी डेफिनेटली मारे जाएंगे और अगर नहीं गए तो हमेशा के लिए यहाँ फंस कर मारे जाएंगे। सबसे बड़ी कंफ्यूजन और यहीं पर एपिसोड एंड होता है। फाइनल एपिसोड में क्या होने वाला है वो जानने के लिए तो अब भी सब्सक्राइब दबा दो, क्योंकि कल वो वीडियो आने वाली है। आई होप आपको वीडियो में मजा आया हो। तो लाइक, सब्सक्राइब और हाइप ये करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज कर देना, क्योंकि आप देख रहे थे टर्मिनाटो को। पीस आउट।